कक्षा 12 के विद्यार्थी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं बहुत ही अच्छे और मन के बिल्कुल सच्चे। तो ऐसे प्यारे बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। कैसे हो बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी टीम की तरफ से सभी आदरणीय शिक्षकगण और दर्शकों का भी स्वागत है। बच्चों, जानते हो ना, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, तो इससे बचाव के उपाय अपनाने बहुत जरूरी हैं। और वैसे भी बच्चों, देखो, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो बार बार हाथ धोएं और बिना मास्क के बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। और 2 गज की दूरी का ध्यान बिल्कुल बनाए रखना, और इस पर आपको कायम रहना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चों, आप स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ शिक्षा निदेशालय दिल्ली आप सबका एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता है। और बच्चों देखिए, आपको याद है ना, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? आधुनिक काल की कविता खंड से कुछ कविताएं पढ़ी थी। तो बच्चों, हिंदी टीम इस बार भी आपके लिए एक नया पाठ लेकर उपस्थित है। तो बच्चों, आप सब, मुझे पता है, बहुत उत्सुक होंगे आज का नया पाठ पढ़ने के लिए। तो एक संक्षिप्त भेंट आज के मुख्य प्रस्तोताओं से कर लेते हैं। तो आज के मुख्य प्रस्तोता रहेंगे श्रीमती सुमन शर्मा मैम और डॉक्टर आलोक तिवारी सर। तो आपके साथ और भी टीचर्स इस कक्षा में उपस्थित रहेंगे, चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। तो आज की टीम हिंदी के समन्वयक हैं डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा सर, और सह समन्वयक हैं डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव सर। इसके साथ डॉक्टर अनुपमा नीरू मलिक यानी मैं, और श्रीमती जेवा अब्बास मैम, हम सब आपके साथ इस कक्षा को पढ़ेंगे। और मुझे पता है कि आपके जो ये गूगल फॉर्म है, ये दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और पता चल रहा है कि आप कितना उत्साह और कितना आनंद ले रहे हैं इन कक्षाओं में। तो देखो बच्चों, 62,596 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा और अपनी प्रविष्टियों को भेजा। मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं, और ये रहे आप सबके नाम, जिनके नाम हमारे पास बहुत जल्दी और बहुत कम समय में पहुंचे। और बच्चों, ये फॉर्म हमें आपके द्वारा प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो रैंक है वो है राजहंस कुमार की, टूल नंबर 2 मेहरौली से। और दूसरे स्थान पर भावना टीकरी कला विद्यालय से। तीसरे स्थान पर चारू शर्मा है शकरपुर विद्यालय से। और चौथे स्थान पर जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना आईडी लिखा है, लेकिन नाम होता तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता, और इनका विद्यालय है सोनिया विहार। 5वें स्थान पर है नेहा कुमारी। 6ठे स्थान पर नेहा कुमारी का विद्यालय है बच्चों सोनिया विहार। तुषार दुबे RPVVIP एक्सटेंशन से। फागुन है जो हमारी छात्रा हैं, वो है SKV जनकपुरी से। इसके बाद खुशबू का है उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय स्टेडियम NJF। और इसके बाद है नामरा खातून लांसर रोड से। प्रियांशी है सर्वोदय कन्या विद्यालय सेक्टर 5 रिठाला से। आप सबको एक बार फिर से हार्दिक बधाइयां बच्चों। इसी तरह ऊर्जा से, जिज्ञासा से, रुचि से, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और बच्चों, जिनके स्क्रीन पर नाम नहीं आए, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना, अगली बार आप ही के नाम आएंगे, पूरी संभावना है। तो बच्चों, इसी के साथ आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका सुमेरिन के मन के नामक पाठ, और द्विवेदी युग के बहुभाषाविद साहित्यकार लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को जानने के लिए आप हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। तो मैं इसके लिए बच्चों आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आलोक तिवारी सर को। डॉक्टर आलोक तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। धन्यवाद नीरू जी। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं इस निबंध को पढ़ने के लिए? बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हुए न केवल आप निबंध की लालित्य से परिचित होंगे, बल्कि निबंध लेखन के क्षेत्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा किए गए कृतित्व और उनके वैशिष्ट से भी परिचित होंगे। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल एक निबंधकार नहीं थे, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में वे एक महत्वपूर्ण समालोचक के रूप में, महत्वपूर्ण संपादक के रूप में और महत्वपूर्ण कथा शिल्पी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य में एक नए मोड़ का प्रस्थान बिंदु था। इस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। आइए उन्हीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन और उनके कृतित्व से परिचित होते हैं।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के उत्कृष्ट निबंधकार, समालोचक, भाषा शास्त्री तथा अपूर्व कथाकार थे। द्विवेदी युग यानी आधुनिक काल का द्वितीय युग। पहला युग क्या था? भारतेंदु युग। दूसरा द्विवेदी युग, और इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस क्रम से अनेक युगों में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को बांटा गया है। गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ। उनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुई। मूलतः वे बच्चों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुलेर के रहने वाले थे, और इसी के आधार पर उनका उपनाम गुलेरी पड़ा। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बीए प्रयाग विश्वविद्यालय, जिसे आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जाता है, वहां से किया था। एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, अभ्रंश, गुजराती, अवधी, राजस्थानी तथा पंजाबी के साथ साथ जर्मन, लैटिन, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। बच्चों, विविध भाषाओं का ज्ञान इस बात का प्रतीक है कि न केवल वे देसी ज्ञान विज्ञान से परिचित थे, बल्कि उन्हें उस समय के आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी उनका संबंध था, और उन्होंने उसका भी ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने इतिहास दिवाकर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी भाषा विज्ञान में भी गहरी रुचि थी, और समय समय पर उनके जो संपादकीय होते थे, जो उनके जो लेख होते थे, उससे इस बात का परिचय मिलता है। ज्यादातर उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षण कार्य किया। वे 1916 में मेयो कॉलेज अजमेर में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। 1920 में उन्होंने उस समय के प्रतिष्ठित और आज भी एक ख्याति लब्ध विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनावली 2 खंडों में संकलित हुई है। उन्होंने इसमें कहानी, निबंध, कविता, आलोचना, व्यंग, लेख आदि उनका समग्र लेखन आपको मिल सकता है। गुलेरी जी ने स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप में काफी कुछ लिखा। उन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे बच्चों, जिनके विषय इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, पुरातत्व आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों से लिए गए, और ये निबंध मनुष्य के जीवन को एक नया मार्ग दिखाते हैं। वैचारिकता का उत्कर्ष है ये निबंध बच्चों। उन्होंने निबंधों के अतिरिक्त कहानियां भी लिखी। उनकी जो सबसे प्रमुख कहानी है, उसने कहा था, वो हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर है। वहां से हिंदी कहानी ने यथार्थ की एक नई भंगिमा अपनाई। इसके अलावा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और हीरे का सच। निबंध की दृष्टि से देखें तो मारिस मोही कुठाओं, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, संगीत, आंख इत्यादि उनके प्रमुख निबंध हैं। और कविताएं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, अहिताग्नि, स्वागत, झुकी कमान, ईश्वर से प्रार्थना। बच्चों, अगर आप चाहें तो गुलेरी जी की रचनाओं को आप hindisame.com पर पढ़ सकते हैं। संपादन कार्य उन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महत्वपूर्ण संपादक थे, और उन्होंने इस तरह से हिंदी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, उस समय हिंदी बन रही थी, यानी भाषा की दृष्टि से और कथ्य की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से हिंदी को उन्होंने समृद्ध किया। समालोचक पत्रिका का उन्होंने संपादक 1903 से 1906 तक किया। मर्यादा का 1911 से 1912, प्रतिभा का 1918 से 1920 और नागरी प्रचारणी पत्रिका का 1920 से 22 तक। बच्चों, इन पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वह कार्य यह था कि इन्होंने नए नए साहित्यकारों को और नई नई वैचारिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया। ये पत्रिकाएं गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव भी मानी जाती हैं, क्योंकि उनका रचनाकार व्यक्तित्व उभर कर इन्हीं के माध्यम से सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने देवी प्रसाद पुस्तकमाला, सूर्य कुमारी पुस्तकमाला इत्यादि का भी संपादन कार्य किया। द्विवेदी जी की जो प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था,
वह 1915 में छपी। इसे शुरुआती कहानियों में माना जाता है। इस कहानी से द्विवेदी जी ने एक विशिष्ट पहचान तो बनाई ही, साथ ही हिंदी कहानी भी अपने पूर्ववर्ती रूप यानी जादू, तिलिस्म, फैंटेसी इत्यादि पर आधारित कहानियों से अलग हटकर यथार्थ की भूमि पर आई। यथार्थ यानी आम जनजीवन। बच्चों, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर पनपती हुई एक प्रेम कथा को लेकर है। इस कहानी में शिल्प, संवेदना और वस्तु की दृष्टि से अनेक यथार्थवादी प्रयोग किए गए। फ्लैशबैक पद्धति यानी घटी हुई घटनाओं को पुनः याद करना। इस पद्धति का प्रयोग जो फिल्मों में आजकल आम हो चला है, इसका पहली बार हिंदी कहानी में प्रयोग इसी कहानी में मिलता है। गुलेरी जी निबंधकार के रूप में भी बहुत श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। भारतेंदु युग जहां निबंध की दृष्टि से नए नए विषयों के आगमन का युग था, वहीं द्विवेदी युग निबंध की दृष्टि से भाषा के परिमार्जन और विषयों के साथ वैचारिकता के तालमेल का था। द्विवेदी युग से ही शुरुआत शुक्ल जी ने भी की थी और उन्होंने कहा था कि अगर गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है, और इस कसौटी पे हमारे आज के निबंधकार गुलेरी जी बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, पुरातत्व, शिक्षा, राजनीति, कला रूपों आदि का अपने निबंधों में विषय बनाया। उनके निबंध राष्ट्र की चेतना पर करारा प्रहार करते हैं। आशय यह है कि राष्ट्र की चेतना को झकझोर देते हैं और वे राष्ट्रीयता को फिर से सोचने समझने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। वे समसामयिक विषयों पर अपने आलेखों के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास करते हैं और समाज को एक सार्थक विचारधारा से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। निबंध रचना के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रसंग गर्भित व्यंग विधान प्रधान शैली यानी एक ऐसी शैली जो कि अपने वाच्यार्थ में ही नहीं यानी अपने शाब्दिक अर्थ में ही नहीं बल्कि अपने वैचारिक आग्रह में, अपनी ध्वन्यात्मकता में भी समृद्ध थे, ऐसी शैली का विकास किया। उनकी शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली थी। ऐसा लगता था जैसे वे हमसे बात कर रहे हैं, और ऐसी शैली के लिए बच्चों आत्मीयता एक बड़ा तत्व होता है। बहुत आत्मीय ढंग से वे अपने निबंधों को लिखते थे। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषयों के लेखन में करके इसकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि की। हर संदर्भ में उनकी भाषा आत्मीय और सजीव रहती थी। अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द ही नहीं, पूरे के पूरे मुहावरों को उन्होंने तत्सम रूप में अनुदित किया। आशय यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को अन्य अनेक भाषाओं के साहित्य, मुहावरों और शब्दावली से समृद्ध किया, और उन्होंने इस प्रकार से एक सुगठित गद्य की नई शैली का विकास किया, और यह शैली ही आगे चलकर एक तरह से आगे आने वाले निबंधकारों के लिए एक मानक शैली के रूप में विकसित हुई। तो बच्चों, ये तो था हमारे निबंध साहित्य के अपूर्व साहित्यकार गुलेरी जी के योगदान पर, उनके व्यक्तित्व पर एक चर्चा। और अब आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि इस चर्चा के माध्यम से आप क्या कुछ समझे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी नीरू जी को कि वे आए और आपसे कुछ प्रश्न पूछें और यह आश्वस्त हों कि आप सचमुच समझ सके गुलेरी जी के विषय में। नीरू जी। जी आलोक सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सरल शब्दों में ना केवल गुलेरी जी के व्यक्तित्व से बच्चों को परिचित कराया है, बल्कि उतने ही सरल शब्दों में आपने ये भी बताया कि गुलेरी जी की जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार हिंदी जगत की धरोहर हैं। तो बच्चे तो बहुत जल्दी से उनके उत्तर दे देंगे। और देखिए सर, हमारा चैट बॉक्स जो है वो हवा के घोड़े पर सवार हो गया है। बच्चे बहुत रुचि ले रहे हैं और बिल्कुल तैयार है। लेकिन बच्चों, मैं फिर भी प्रश्न पढ़ रही हूँ, तो आपको उचित विकल्प छांटना है। पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार हैं? क द्विवेदी युग, ख भारतेंदु युग, ग प्रगतिवादी युग। कोई एक विकल्प छांट दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कौन सी विधा की रचना है? क नाटक, ख काव्य, ग कहानी। तो आपको उत्तर तो भली भांति आते हैं। आते भी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बच्चों देखो, हमारे जो जगमगाते रत्न मोती मन के, वो तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि देखते हैं कि अब सुमीरिनी के मनके में आखिर कौन से मनके छिपे हैं। तो ये जानने के लिए हम जाएंगे सुमन मैम के पास।
तो सुमन मैम, बच्चे बहुत उत्सुक हैं, हमारे छोटे छोटे मन के बहुत उत्सुक हैं कि आज हम सुमिरन के मन के में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। जी सुमन मैम। जी धन्यवाद नीरू मैम। नमस्कार बच्चों। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं और सब तैयार होकर बैठे हैं बिल्कुल आज का पाठ पढ़ने के लिए, मैं जानती हूँ। और अब तक तो उन्होंने पढ़ लिया है आलोक सर से, आज के लेखक का कृतित्व और व्यक्तित्व जान लिया है। आज के लेखक यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गद्य खंड का पाठ है बच्चों, सुमिरिनी के मन के। आपके अंतरा भाग 2 पुस्तक में यह दूसरे नंबर का पाठ है। और सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तैयार है ना आप लोग? सुमिरिनी के मन के। सुमिरिनी शब्द कुछ हमें लगता है कि हमने सुना सुना सा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, आप देख भी सकते हैं। सुमिरिनी शब्द सुमिरन से बना है और सुमिरन शब्द बना है स्मरण से। स्मरण का अर्थ तो आपको पता ही है। सुमिरन शब्द स्मरण का तद्भव रूप है और इसका अर्थ है याद करना। और मन के शब्द का क्या अर्थ है? मोती। तो सुमिरिनी के मन के यानी किसी माला के मोती की बात हो रही है। कौन सी माला? ये जो आपके सामने रखी है। आप सब जानते ही होंगे बच्चों, आपने देखी भी होगी और परिचित होंगे इस माला से कि इस माला का प्रयोग आपके दादा दादी, नाना नानी या जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वे प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं अपने उपास्य का नाम जप करने के लिए। और ये माला तुलसी, चंदन या स्फटिक के दानों से बनी माला होती है बेटा। अब इसके मनकों की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस माला का एक एक मोती बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस माला में एक विशेष गिनती, विशेष गणना के आधार पर मोती पिरोए जाते हैं और उसी गणना के आधार पर अपने उपास्य का नाम जपा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसके एक एक मनके को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और देखते हैं कि हमारे पाठ का शीर्षक सुमिरिनी के मन के क्यों रखा गया। बेटा, जिस प्रकार सुमिरिनी का एक एक मोती महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार हमारे पाठ के भी तीनों मोती। पाठ में क्या मोती होते हैं? पाठ कोई माला तो नहीं है जी, नहीं। यहाँ पर मोती किसे कह रहे हैं हम? उसके 3 छोटे छोटे निबंधों को, जो इस पाठ में संकलित है, गुलेरी जी द्वारा लिखे गए। और उसमें तीनों निबंधों में 3 अलग अलग विषयों की बात की है लेखक ने। तीनों ही विषय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं बच्चों। बहुत ही जीवन से जुड़े हुए और गहराई से एक एक मुद्दे को ये तीनों निबंध उठाते हैं। इसमें से हम पढ़ेंगे आज एक निबंध, पहला वाला बालक बच गया। शेष दोनों निबंध हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के निबंध पर चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है, हम हर पाठ को शुरू करने से पहले एक कहानी जरूर सुनते हैं, मजा आएगा। और उसके बाद ढेर सारी बातें भी तो करनी है मुझे आपसे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं बेटा, एक माँ और एक बेटा, बच्चा उसका साथ में बैठे हैं। इसी से संबंधित कहानी है। एक बार की बात है, एक घरों में काम करने वाली एक निर्धन माँ थी। उसका छोटा सा बेटा पुत्र एक दिन विद्यालय से वापस लौटा। उसके हाथ में एक पत्र था और वह पत्र उसने अपनी माँ को देते हुए कहा कि माँ, ये पत्र मेरे अध्यापक ने मुझे दिया है, उन्होंने कहा है कि इसे अपनी माँ को दे देना। माँ ने बेटे के हाथ से वो पत्र ले लिया और उसे पढ़ा। जब बच्चे ने पूछा कि माँ, इस पत्र में क्या लिखा है, तो माँ ने कहा कि बेटा, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपके अध्यापक ने लिखा है आपका बच्चा बहुत ही मेधावी है और होशियार है पढ़ाई में। इतने होशियार और मेधावी बच्चे को पढ़ाने योग्य हमारे पास अध्यापक नहीं है। इसलिए बेटा, अब मैं आपका दाखिला दूसरे विद्यालय में करा दूंगी, आप वहां जाएंगे पढ़ने के लिए। बच्चा खुश हुआ और अगले दिन से वह दूसरे विद्यालय में जाने लगा। उस विद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की, वह पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी बना और बड़ा होकर बड़ा आदमी बना यानी बड़ा वैज्ञानिक बना वह बच्चा। समय के साथ साथ उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के निधन के उपरांत और बड़ा होने के बाद एक बार माँ की अलमारी से बच्चे को वही पत्र मिला। बच्चे ने देखा, अरे यह तो वही पत्र है जो मेरे अध्यापक ने मेरी माँ को दिया था। उसने वह पत्र पढ़ा और बच्चों, जानते हो उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था अध्यापक ने कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हमें लगता है कि इसके मस्तिष्क का, इसके दिमाग का पूरा विकास नहीं हुआ है।
हम इस इतने कमजोर बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हैं, आप इसका दाखिला किसी और स्कूल में करा दीजिए या फिर इसे घर पर रखकर पढ़ाइए। यह जब बच्चे ने पढ़ा, उस बेटे ने पढ़ा, अब तो वो बड़ा हो चुका था, तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। तो बच्चों, इससे आगे की कहानी तो अभी हम नहीं कर रहे हैं बात, लेकिन इस कहानी को सुनकर क्या आपके मन में कोई बात आई, कोई प्रश्न आया? मेरे मन में तो आया था। सचमुच आपके मन में भी यही आ रहा होगा ना कि इतने क्षमता वाले, इतने मेधावी बच्चे को विद्यालय ने बाहर क्यों निकाल दिया था? क्या बच्चे के अंदर कोई कमी थी, या उसके अध्यापकों के पढ़ाने के तरीके में कोई कमी थी? क्या वे बच्चे की क्षमता को नहीं पहचान पाए? सच बात है कि पढ़ाई के, शिक्षा के तरीके में ही कोई कमी रही होगी, यही हमें इस कहानी से जाहिर हो रहा है। तो सच बात है बेटा। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या कमी रही होगी, क्या शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि उस बच्चे को उसके अध्यापक शिक्षा नहीं दे पाए? तो आपका भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे बेटा। आपकी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, अब तक आपने 11 कक्षाएं पास कर ली हैं, तो आप लोग बताइए कि कैसी होनी चाहिए शिक्षा? आपका क्या अनुभव रहा है कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके और सही तरीके से कर सके? तो आप अपने अनुभव लिखिएगा, क्योंकि आपके अनुभव बहुत सारे रहे होंगे। कभी आपको किसी किसी चीज को सीखने में, किसी पाठ में बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, और कभी कभी आप बोर भी हुए होंगे। तो यदि आप अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बाद में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आपके विचार जानकर हो सकता है कि हमें कुछ सहायता मिले अपने कार्य को करने में। तो सच बात है। और वो बच्चा जो बड़ा होकर वैज्ञानिक बना था, जानते हैं वो कौन था? बिल्कुल ठीक, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वे थे महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन, जिन्होंने भौतिक शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का आविष्कार किया था। बड़े होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्व भर में नाम किया, उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और देखिए मिस्टर आइंस्टीन शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा वह है जो याद की हुई बातों को भूल जाने के बाद भी बची रह जाती है। बच्चों, क्या मतलब है इस बात का? क्या सोचे एक बार दिमाग पर जोर डालकर कि आइंस्टाइन क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी बातें हम भूल जाते हैं और हमें कौन सी चीजें याद रह जाती हैं। यस, आप लोग भी समझ रहे होंगे इस बात को, बिल्कुल सही। और मेरे मन में भी यही आ रहा है कि भाई हमें वही याद रहता है जो हम मजेदार तरीके से और अपने अनुभव से सीखते हैं। क्यों बच्चों, सहमत हैं आप मेरी बात से? लेकिन जो चीजें हम रटकर सीखते हैं, वे तो हम कभी ना कभी भूल ही जाते हैं ना। वे तो हमारे दिमाग से एक ना एक दिन निकल ही जाती हैं। उन्हें में फिर दोबारा जब भी बोलना हो हमें याद रखना पड़ता है, करना पड़ता है। कैसे? तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ, इसका भी प्रमाण मिल जाएगा फटाफट। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगी, लेकिन उत्तर आपको तुरंत चुटकी बजाकर देने हैं। पहला प्रश्न है, लाल और नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? चित्रकला में आपने खूब सारे रंग मिला मिला के देखे होंगे, जल्दी से बताइए, क्षण भर में बताइए। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश के रेल मार्ग और सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? तीसरा, वर्षा का एक खूबसूरत दिन, इस विषय पर एक कहानी या लेख लिखो। भाई वर्षा का खूबसूरत दिन किसे अच्छा नहीं लगता, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं हरे भरे पेड़, ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम होती बारिश, तो एक कहानी तो चुटकियों में बन जाती है। खो खो खेल के नियम बताओ। खो खो खेल तो आप सबने खेला होगा और उसके नियम भी सबको ही पता होंगे। अब 5वां प्रश्न बताइए, कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में पढ़े सभी पाठों के नाम बताओ। क्या लगा आपको? नहीं नहीं, कुछ प्रश्न तो कठिन हैं जो हम भूल चुके हैं, जिन्हें हमने रटा था। तो लेकिन वो सब प्रश्न याद है जो हमने अपने अनुभव से सीखे थे भाई। वे सारी बातें, बचपन के खेल, बचपन की कविताएं, सब याद है हमें, जो हमने मजे मजे में गाई थी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अरे 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 अरे, मुझे लगता है मेरे बच्चे तो सोच में डूब गए, विचारों में डूब गए। ना जाने कितने खेल उन्हें याद आ रहे हैं, कितनी कविताएं याद आ रही हैं। वो भी क्यों ना बेटा, जो हमने बड़े मजे ले लेकर सीखा था सब याद रहता है हमें। तो मैं भी ये सोच रही थी कि वास्तव में शिक्षा वही तो होती है जिसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं। और ये देखिए, अब आपको पहचानना है इन दोनों में से। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों के हमने 2 भाग किए हैं,
खंड क और खंड ख। तो आप अपने चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि आपको कौन से खंड के जो चित्र हैं वो शिक्षा का सही तरीका बता रहे हैं। आपके विचार से सीखने का, सिखाने का कौन सा तरीका सही है, खंड क वाला या खंड ख वाला? खंड क में बच्चे कितनी तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, अपने अनुभव से सीख रहे हैं बच्चे। कहीं वे बागवानी कर रहे हैं, तो कहीं वे रसोई में खाना पका रहे हैं, कहीं वे प्रयोगशाला में प्रयोग भी कर रहे हैं, तो कहीं वे खेल रहे हैं, चित्रकारी भी कर रहे हैं। कितने सारे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कक्षा में बैठकर समूह के रूप में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन खंड ख में हर बच्चा किताबों के बोझ से दबा हुआ, परेशान है और रट्टाफिकेशन में लगा हुआ है। तो बेटा तुरंत आपने दे दिए होंगे जवाब, और हम देख रहे हैं चैट बॉक्स में कि बच्चे क खंड को लिख रहे हैं। बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरा भी यही जवाब है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि भाई मजेदार तरीके से सीखने की बात ही कुछ और होती है। और देखिए हर बच्चे के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान खिली हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बेटा इन चित्रों को देखकर हमें दो बातें समझ में आती है। शिक्षा केवल पुस्तकों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। कितना विशाल दायरा है। हम हर स्थिति में, हर कार्य में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। सीखते हैं यानी जब हम अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। और बचपन से लेकर अब तक कितने सारे काम हमने अनुभव से सीखे भी हैं। छोटे छोटे बच्चे जब छोटी छोटी कविताएं गाते हैं तो उन्हें कितना मजा आता है। लेकिन यहाँ पर और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि शिक्षा केवल रटना या तथ्यों को याद करना नहीं होता। तो दो बातें तो हमें स्पष्ट हो गई हैं बिल्कुल। और अब तो हम समझ गए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका तरीका कैसा होना चाहिए। मिस्टर आइंस्टाइन की माँ के सामने कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ होगा उस समय, ये भी हमें जाहिर हो गया है। तो चलिए आज का जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका भी विषय यही है कि बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और उसको अपनी आयु के अनुसार किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। उसकी शिक्षा ग्रहण की उम्र जो होती है उसके अनुसार उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बड़ा मजेदार निबंध है, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं और बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में भी आएंगी, उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, यानी लेखक हमें क्या कहना चाह रहे हैं। बालक बच गया आज के निबंध का शीर्षक है। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। हम व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना, हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। मानस मतलब उसके मन और मस्तिष्क के विकास के लिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा प्राप्त करते करते उसके बोझ के नीचे मनुष्य ही दब जाए, अर्थात उसकी क्षमताएं और उसकी स्वाभाविकता ही समाप्त हो जाए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित भी किया जा सकेगा। लेखक यही व्यक्त करना चाहता है कि शिक्षा को बच्चे पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। सहज पके सो मीठा होए। सहज पके क्या पके, यहाँ ये कहावत बेटा फलों के बारे में है कि जो फल वृक्ष के ऊपर ही अपने सहज गति और समय के अनुसार पकते हैं, उनमें एक अद्भुत मिठास और अद्भुत स्वाद होता है। लेकिन किसी फल को अगर हम वृक्ष के ऊपर से कच्चा ही तोड़ लें और उसे हम कृत्रिम रूप से पकाएं, तो क्या उसमें वो स्वाद और मिठास मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी यही बात शिक्षा पर भी लागू होती है कि बच्चों के स्वभाव, उनके प्रवृत्तियों के, उनके आयु के अनुसार यदि उन्हें शिक्षा दी जाएगी और वे सीखेंगे, तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी प्रतिभा है, वो अलग ही रूप में निखर कर सामने आएगी। तो चले आज का निबंध पढ़ने चलते हैं भाई। चलो आ जाओ सब इकट्ठे होकर, जल्दी से आ जाइए फटाफट, और आज का निबंध पढ़ना शुरू करते हैं। आ गए सब बच्चे? चलिए आज के निबंध को हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव मतलब सालाना जलसा, जैसे जिसे आप एनुअल फंक्शन या एनुअल डे कहते हैं। मैं भी वहां बुलाया गया था। मैं कौन? यानी लेखक। लेखक ने ये निबंध आत्मकथात्मक रूप में लिखा है, अपने अनुभव के रूप में इसे व्यक्त किया है उन्होंने। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में
मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। बच्चों, ऊपर आप एक चित्र देख रहे हैं। देखिए, इस चित्र में एक छोटा सा बालक है और उससे वह खड़ा है और उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं और उस बालक के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये वही बालक है जिसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि वह वहां उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र था जो 8 वर्ष का था, मात्र 8 वर्ष की अवस्था का था, और उसकी नुमाइश कर रहे थे उसके पिता। एक तरह से बड़े लाड से, प्रेम तो करते ही होंगे क्योंकि वो उनका एकमात्र पुत्र था। लाड का मतलब प्रेम होता है ना, प्यार, और नुमाइश का मतलब है प्रदर्शनी। उसकी जैसे एक तरह से वे दिखावा, प्रदर्शनी लगा रहे थे अपने बेटे की। किस तरह से लगा रहे थे? उससे कुछ पूछ रहे हैं सब लोग, प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका वह उत्तर दे रहा है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह उत्तर दिए जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने जो बच्चा है उसकी समानता किससे दिखाई है? कोल्हू से। कोल्हू क्या होता है बेटा? संभवतः कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने देखा भी हो, जो बच्चे गांवों से संबंध रखते हैं या कभी गए हो देखने के लिए किसी स्थान पर। यहाँ नीचे उसका चित्र भी दे रखा है बेटा। ये देखिए, कोल्हू एक ऐसी मशीन होती है जिससे तेल निकाला जाता है, गन्ने का रस भी निकाला जाता है उससे, और इसे बैल के द्वारा चलाया जाता था। बैल जो उसमें बंधा होता था उसे एक निश्चित परिधि में चारों तरफ घूमना होता था उस मशीन के। उस बैल को उस परिधि के बाहर के संसार और उसके विस्तार के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी उसका स्थान, उसकी परिधि केवल लिमिटेड है, एक सीमित दायरे में उसे घूमना है। यहाँ तक कि उसकी आंख में पट्टी भी बंधी हुई है। तो उसी दायरे में वो बराबर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। यही अवस्था, यही दशा कुछ कुछ उस बच्चे की भी थी। वहां पर जो बच्चा खड़ा खड़ा उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, मात्र 8 वर्ष का बच्चा है। और उसकी दशा का वर्णन लेखक क्या कर रहे हैं? उसका मुंह पीला था। मुंह पीला होने का जो अर्थ निकल रहा है बच्चों, वो यही है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। एक 8 वर्ष का बच्चा कितना चंचल, स्वाभाविक रूप से कितना चंचल, उछल कूद करने वाला होता है, आप सब जानते हैं। वो एक जगह टिककर खड़ा हो ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में ये चीज होती ही नहीं है। लेकिन वह बच्चा एक जगह स्थिर खड़ा है, 8 वर्ष का बच्चा, और दृष्टि उसकी भूमि से नहीं उठ रही है, अर्थात वो नीचे दृष्टि गड़ाकर, ऐसा लग रहा है मानो वह किसी मानसिक दबाव में दबा जा रहा है। वह बच्चा, वह सहमा हुआ था और नीचे की तरफ देखकर वो दृष्टि को मिलाकर भी बात नहीं कर पा रहा था। उस बच्चे की कुछ ऐसी दशा थी, यानी उस बच्चे की दशा अच्छी नहीं थी। यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे और वो किन प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और इससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया, और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। तो देखा बेटा आपने, ये देखिए नीचे चित्र में बच्चा खड़ा है, आपको इसकी दशा कैसी लग रही है? बिल्कुल उसी बच्चे की तरह है। कितना सहमा हुआ, कितना घबराया हुआ ये बच्चा, कितने दबाव के बोझ के नीचे दबा हुआ लग रहा है कि इस चीज के दबाव से, जो इसके चारों तरफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग विषयों के। कोई प्रश्न धर्म से संबंधित था, कोई अध्यात्म से, कोई दर्शन शास्त्र से। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। कितना कठिन, और उस बच्चे की आयु और उसकी क्षमता के से कितना गूढ़ प्रश्न है ये, कितना ऊपर है ये प्रश्न, जो उस बच्चे की समझ के अनुरूप नहीं है। उसकी समझ से कहीं ज्यादा गहरा और कठिन प्रश्न है ये। 9 रसों के उदाहरण दे गया। बच्चों, आप लोगों ने रस संभवतः, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि 9वीं या 10वीं कक्षा में आकर पढ़े होंगे, तब आपने उनको समझा होगा। लेकिन यहाँ तो एक 8 वर्ष के बच्चे से 9 रसों के उदाहरण पूछे जा रहे हैं और वह उत्तर दे भी रहा है। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और इससे मछलियों की प्राण रक्षा, यानी विज्ञान के इतने कठिन और दूभर प्रश्न वह बता रहा है, उत्तर दिए जा रहा है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी बता गया,
अभाव को पदार्थ न मानने का शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र का एक कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर उस बच्चे ने दे दिया। 8 वर्ष के बच्चे ने इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा यानी उनका शासनकाल, कौन सा पेशवा किस वर्ष से किस वर्ष तक कुर्सी पर बैठा यानी शासन किया। इतने कठिन इतिहास के प्रश्न उस बच्चे से पूछे जा रहे थे और आश्चर्य इस बात का है कि वह बच्चा सभी प्रश्नों के उत्तर दे भी रहा था। तो यहाँ पर बेटा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस बच्चे ने वे कितने कठिन सभी विषय कैसे रटे होंगे। उसके पिता ने जब उसे ये सभी विषय रटवाए होंगे यानी याद करवाए होंगे, कितना दबाव उसके ऊपर पड़ा होगा, उसके मानसिक क्षमताओं पर कितना अधिक बोझ पड़ा होगा इन विषयों का, और कितना अधिक उस बच्चे को प्रयास करना पड़ा होगा, उससे उसके बचपन पर क्या असर पड़ा, ये हमने देख लिया है कि बच्चे की दशा कैसी है। अब उस बच्चे से पूछा गया कि आप उस बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तू बड़ा होकर क्या करेगा। तो बालक ने उसका उत्तर भी रटा रटाया ही दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। यावत जन्म अर्थात जीवन भर, सारा जीवन मैं मानवता की सेवा करूंगा, समाज सेवा करूंगा। कितना आदर्श उत्तर है जो उसके पिता ने उसे याद करवाया है कि बेटा यदि कोई आपसे पूछे तो आपको यही उत्तर देना है। क्या एक 8 वर्ष का बच्चा जो उछलता है, कूदता है, चंचल है इधर उधर और हर वस्तु के विषय में इतनी गहन जिज्ञासा से कभी कुछ प्रश्न पूछ रहा है कभी कुछ, उसका तो मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वह अपने जीवन भर के उद्देश्यों को, लक्ष्यों के बारे में इतनी गंभीरता से निर्णय ले सके। तो यहाँ पर भी हमें यही बात स्पष्ट हो रही है कि उसके पिता ने यह उत्तर भी उसे रटवा रखा था, सीखा सिखाया उत्तर था। यानी इसका अर्थ ये है बेटा कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर यही बात स्पष्ट हो रही है कि पिता उसकी वाहवाही चाहते थे, अपनी वाहवाही चाहते थे। वाहवाही का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा से उन्हें प्रेम था, सामाजिक प्रतिष्ठा, कि उसके उनके बेटे को, उनके बच्चे को सब ज्ञानी बच्चा माने, विद्वान माने और उनका बच्चा टॉप पर रहे, यानी सबसे अधिक विद्वान बच्चों में जाना जाए। ये एक ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा उनके मन में, एक उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा मेरे बालक के माध्यम से बने। और इस सामाजिक प्रतिष्ठा के बोझ के नीचे, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के नीचे उन्होंने अपने 8 वर्ष के बच्चे को पूरी तरह से दबा दिया था। आगे चलते हैं। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ करके नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। अब यहाँ पर सभी जब उस बच्चे के इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर सुन सुनकर वाह वाह कर रहे थे तो उसके पिता का हृदय खुशी और हर्ष से भरा जा रहा था। परंतु एक वृद्ध महाशय ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर उसने रटा हुआ नहीं था, बल्कि उस प्रश्न का उत्तर उसे कैसे देना था, अपने मन से देना था, अपने मन की इच्छाओं से देना था, अपने स्वाभाविक भावों से देना था। तो यहाँ पर बच्चा एक द्वंद्व में फंस जाता है क्योंकि उसे प्रश्नों के उत्तर रटकर देने का अभ्यास करवाया गया है। तो यहाँ वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या जवाब देना है। उसके मन में जब उससे उसकी इच्छा व्यक्त करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है तो बालक का मन है, और बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती हैं, उसका सहज आकर्षण या तो किसी खेल की वस्तु के लिए होता है या फिर खाने पीने की वस्तु के लिए, मिठाई के लिए होता है। और आजकल तो बच्चे क्या मांगते हैं, चॉकलेट। तो सही है, उस बच्चे के मन में एक इच्छा पैदा हुई, उस बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति उभर कर आ गई और उसके आंखों में और उसके चेहरे पर यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा किस द्वंद्व से गुजर रहा है। उसे पता है मेरे पिता अपनी इच्छा अनुसार मुझसे उत्तर सुनना चाहते हैं, लेकिन इधर बालक का मन भी तो है। तो बालक की जो मन की इच्छा थी वो उभर गई और उसने सारे नकली पर्दे हटा दिए, अपनी मन की इच्छा को व्यक्त कर ही दिया और उसने लड्डू मांगा। लेकिन ये बात सुनकर उसके पिता और अध्यापक, जो लोग वहां पर वाह वाह कर रहे थे उस बच्चे की, भी निराश हो गए क्योंकि उनकी अपेक्षा के अनुसार उसने मांग नहीं की थी। वे तो सोच रहे थे
कि ये पढ़ाई का पुतला किसी पुस्तक की ही मांग करेगा, ये तो कुछ और मांग ही नहीं सकता। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बच्चों ऐसा भी था जो बच्चे की इस यथार्थ स्थिति को देखकर बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था, बहुत परेशान था और ऐसा लग रहा था कि बालक की दशा को देखकर उनको बहुत पीड़ा हो रही है, उनका श्वास घुट रहा है। और वे कौन थे? स्वयं लेखक। लेखक कहते हैं, इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यहाँ पर लेखक ने सुकून और राहत की सांस ली और उन्होंने देखा कि अंत में बालक की प्रवृत्तियां उभर कर आ गई। अब तक उन्हें लग रहा था कि इस बालक के बचपन को, उसकी स्वाभाविकता को जिस तरह से ज्ञान के बोझ के नीचे उसके पिता ने दबा रखा है, तो बच्चे का बचपन पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। उसके मन में अपनी स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होंगी और बालक पूरी तरह से उसके दबाव में आ चुका होगा। लेकिन जब उसने लड्डू की पुकार की, लड्डू मांगा, तो यहाँ लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक हरे भरे जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर संगीत उसके कानों में पड़ रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर बच्चे की समानता उन्होंने एक हरे भरे वृक्ष से की है। जब कोई वृक्ष जीवित होता है और उसमें हरे भरे पत्ते जब हवा से हिलते हैं, तो उनमें एक संगीत, एक मधुर स्वर हमें हमारे कानों में पड़ता है, जिसमें जीवन छिपा होता है, जीवंतता छिपी होती है। वह जीवन का संगीत लगता है हमें, क्योंकि वृक्ष अभी जीवित है, इसके पत्ते हरे भरे हैं और प्राकृतिक रूप से यह एक संगीत भरा स्वर हमारे कानों को हमेशा लुभाता है, अच्छा लगता है। परंतु जब वृक्ष सूख जाता है और उसका काठ यानी उसकी लकड़ी मर जाती है, तो उससे जो भी वस्तु बनती है उसमें वह मधुर संगीत नहीं सुनाई देता, उसमें एक पीड़ादायक स्वर हमें सुनाई देता है। लेकिन यहाँ बच्चे की लड्डू की पुकार लेखक को जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। तो लेखक को उम्मीद थी कि अब ये बालक बच सकता है, इसे बचाया जा सकता है। तो बेटा, देखा आपने कि लेखक ने किस तरह से इस बालक के लिए अपने मन में संवेदनाएं महसूस की और किस प्रकार से बालक को ज्ञान के अनुचित बोझ के नीचे दबाया जा रहा था। तो पाठ हमने पढ़ लिया, निबंध पढ़ लिया और अब आ रहे हैं आलोक सर। आलोक सर बैठे हैं आपकी प्रतीक्षा में और चलते हैं उनके पास। बेटा, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको अभी देने ही होंगे जो कि निबंध के आधार पर हैं। आ जाइए आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी, सचमुच अभिभूत करने वाला था ये निबंध। जिस तरह से सुमरिनी के मन के ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं, उसी प्रकार से यह निबंध हमें उन दैनिक जीवन और व्यवहारों, मूल्यों का एहसास कराता है जो हम अपने दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा में खोते जा रहे हैं। ये निबंध न केवल बच्चों के लिए रोचक है, बल्कि हम शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी आंखें खोलने वाला है। क्या हम सचमुच अपने बच्चों का पालन पोषण उचित प्रकार से कर रहे हैं? इस पर विचार करते हैं। और बच्चों, आप फटाफट चैट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक की आयु 12 वर्ष की थी। बालक का मुंह पीला और आंखें सफेद थी, सही या गलत? चैट बॉक्स में लिखिए। बालक द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने पर लेखक खुश नहीं हुआ। बालक ने इनाम में विज्ञान की पुस्तक मांगी। फटाफट चैट बॉक्स में आप अपने उत्तर दर्ज कीजिए और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं सुमन जी को कि वे आए और पाठ के शिल्प पर, पाठ के वैशिष्ट पर दृष्टि डालें। जी आलोक सर, बच्चों ने उत्तर दे दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ध्यान से निबंध को पढ़ा है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हम देख लेते हैं बेटा एक बार कि इस निबंध में क्या कौन कौन सी बातें उभर कर आती हैं जो लेखक हमें बताना चाह रहा है। लेखक ने शिक्षा के स्वरूप और लोगों की शिक्षा के प्रति मानसिकता पर व्यंग किया है। बच्चे के माध्यम से उन्होंने एक व्यंग किया है कि लोगों की शिक्षा के प्रति कैसी मानसिकता होती है। झूठी प्रतिष्ठा के लोभ में बच्चे का बचपन समाप्त किया जा रहा है। शिक्षा के रचनात्मक रूप की अपेक्षा रटंत विद्या के परिणामों की ओर संकेत किया गया है। बच्चे पर सामर्थ्य से अधिक बोझ लादना अत्यंत हानिकारक है, इससे बालक का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। शिक्षा की अनुचित पद्धति से यानी गलत तरीके से बालक के स्वास्थ्य पर तो हानिकारक प्रभाव पड़ता ही है, उसके आत्मविश्वास में भी कमी आती है। आपने देखा होगा इस पाठ में कि बालक किस प्रकार दृष्टि भूमि पर गड़ाए हुए खड़ा था। बच्चे के कोमल मस्तिष्क में अनावश्यक ज्ञान ठूसने से उसकी सहज प्रतिभा और रचनात्मकता तो नष्ट हो जाती है। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास तभी होता है जब उसे
सहज रूप से अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। बालक के पिता और अध्यापक यहाँ पर इस पाठ में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिक्षा को केवल रटने की वस्तु समझते हैं तथा बच्चे पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ लादते हैं। लेकिन लेखक उन लोगों का प्रतिनिधि है जो शिक्षा को बालक के स्वाभाविक विकास का माध्यम मानते हैं। बिल्कुल सही है कि लेखक जो है वे मानते हैं कि बच्चे की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उससे उसका स्वाभाविक विकास हो। और निबंध की भाषा शैली को भी एक बार देख लेते हैं बेटा। ये निबंध क्योंकि कथात्मक शैली में लिखा गया है, हमें एक कहानी जैसा लग रहा है, तो ऐसा लगता है मानो ये एक लघु कथा है। और कहीं कहीं किन्हीं किताबों में, ग्रंथों में इसे पाठशाला शीर्षक से कहानी के रूप में भी दिया गया है। यहाँ पर गुलेरी जी ने अपने विषय की यानी शिक्षा का जो विषय लिया है उसकी पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं स्पष्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा बच्चे का उदाहरण, बच्चे की समानता उन्होंने कहीं कोल्हू से की है तो कहीं जीवित पेड़ के हरे पत्तों के मधुर मरमर से की है। और व्यंग्यात्मकता तो इस निबंध में हमें दिखाई दे ही रही है। इस निबंध में तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। आपने देखा बेटा कि कितने सारे संस्कृत में शब्दों का प्रयोग इसमें आया है जिनके अर्थ भी हमने देख लिए हैं और कई उर्दू के शब्द भी इसमें आए हैं। बिंबात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है बेटा। बिंबात्मक भाषा कैसी होती है? जैसे हमने पढ़ा जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे आंखों के सामने एक हरा भरा पेड़ खड़ा है और हरे भरे पत्तों का मधुर संगीत हमारे कानों में पड़ रहा है। जब हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारे सामने एक चित्र उभर रहा है हमारी आंखों के सामने, या कोई भी हमें एहसास होता है किसी भी इंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित बोध होता है, तो उसे हम कैसी भाषा कहते हैं? बिंबात्मक भाषा। और आपने देखा कि एक ललित कथात्मक शैली इस निबंध की है। ललित का मतलब सुंदर, भावात्मक, मजेदार। तो ऐसे निबंधों को हम क्या कहकर पुकारेंगे बेटा? ललित निबंध। तो ठीक है, हमने देखी भाषा शैली। और आ जाइए, अब कुछ और प्रश्न हो जाएं। आ जाइए आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी। तो बच्चों, देखा आपने निबंध जो अकादमिक रूप से आप पढ़ते समझते आए थे उससे अलग भी है और कितना रोचक है। आइए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपनी अब तक की समझ के अनुसार। उचित विकल्प छांटना है आपको। बालक बच गया किस प्रकार का निबंध है? क विचारात्मक, ख ललित, ग विश्लेषणात्मक। दूसरा प्रश्न है, इस निबंध का मुख्य विषय क्या है? बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क ख बालक का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, या ग बालक को कैसा इनाम दिया जाना चाहिए? तो फटाफट चैट बॉक्स में उत्तर लिखिए और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं सुमन जी को कि वो पाठ को एक पूर्ण स्वरूप प्रदान करें। सुमन जी। जी सर। आलोक सर, बच्चे फटाफट लिख रहे हैं उत्तर और बच्चों ने बहुत ध्यान से पाठ पढ़ा है और समझा भी है। हमारे बच्चे बहुत विचारशील बच्चे हैं और मुझे मालूम है कि पाठ को बहुत अच्छे से, विषय को बहुत अच्छे से समझा होगा और अभी भी ढेर सारे विचार उनके मन में, दिमाग में चल रहे होंगे। तो बच्चों बिल्कुल ठीक है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। हम पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि किस किस बच्चे ने क्या विचार हमें बताए थे। सभी बच्चों के विचार हम जानना चाहेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको अभ्यास कार्य में दिए हैं बेटा, इनका उत्तर भी आपको अपने विचारों के आधार पर सोच समझकर जो भी आप निष्कर्ष निकालें, जो आपने इस निबंध को पढ़कर समझा हो, उसके आधार पर आपको देना है और अपने विषय अध्यापकों से जांच अवश्य करानी है, उनसे चर्चा भी करनी है। और यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, यानी शिक्षा वास्तव में हमारे लिए क्यों आवश्यक है और वास्तव में शिक्षा हमें क्या देना चाहती है, क्या पाते हैं हम शिक्षा से, आखिर हमें हमारे जीवन में हमें क्या मिलता है शिक्षा प्राप्त करके, क्या लेना चाहिए, वास्तविक उद्देश्य। और ये आप अपनी सोच समझ और विचारशीलता के आधार पर देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शिक्षा वो होती है जो हमारे बच्चों को एक चमकता हुआ सितारा बनाए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे भविष्य का चमकता हुआ सितारा ही तो हैं। कैसे? आइए देखते हैं।
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से हम अपने बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, खूब करवट तरक्की बदल करें और खूब कर अच्छे से मजेदार तरीके से नाजुक शिक्षा से प्राप्त करें। ये मोती शुभकामनाएं देते हुए हंस दे हम अपने फिसल बच्चों से कर अब विदा लेते हैं। खो न अगली जाए। कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चे मजे से पढ़ते रहिए। तारे जमीन पर। हम आभार व्यक्त करते हैं तारे जमी पे फिल्म के लिए भी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ये जो चित्र लिए हैं सब गूगल से लिए हैं, गूगल की पिक्चर्स ली हैं, और तारे जमीन पर जो गाना था वो हम फिल्म का और फिल्म बनाने वालों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और पूरी टीम हिंदी की तरफ से हम सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। बच्चों, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक मजे करिए, मजे मजे में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।